हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे यूजीसी नेट किस तरह से क्लियर किया जाए। और ये जो यूजीसी नेट के दो पेपर हैं, इन दोनों पेपर की अलग अलग किस तरह से तैयारी की जाए और पूरे नेट पेपर की प्रोसीजर क्या है, इन सभी के बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। और यदि आप अंत तक वीडियो देखते हैं और जो बातें आपको बताई जाए वो फॉलो करते हैं तो आपका नेट 100% फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। ये हम सब बात आपको पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं। यहाँ पर हम पहली बात तो ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन के लिए मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया आपको कि मैंने 6 सब्जेक्ट्स में पीजी की है और इन 6 सब्जेक्ट के साथ साथ पब्लिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में यूजीसी नेट क्लियर किया, पोल साइंस में नेट क्लियर किया, एजुकेशन में नेट क्लियर किया, सोशोलॉजी में नेट क्लियर किया और सोशोलॉजी में 2 बार नेट क्लियर किया। तो 4 अलग अलग सब्जेक्टों में नेट क्लियर करने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ और जो मैंने पाया भी आप किस तरह से नेट क्लियर कर पाते हैं, तो मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। और ये जितने भी सभी नेट्स मैंने क्लियर किए हैं ये फर्स्ट अटैम्प्ट में किए हैं और एमए कंप्लीट होने से पहले किए हैं सारे नेट क्लियर। तो आप वीडियो को देखिएगा। इसमें हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो पैटर्न किस तरह का है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो आप तैयार रहिए। जैसे पहला यूजीसी नेट का जो हम करते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और दूसरा पेपर सेकंड। अब इसमें आप देखिएगा जो फर्स्ट पेपर है ये सभी बच्चों के लिए, सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है। वैसे यूजीसी 81 सब्जेक्ट्स में नेट कंडक्ट करवाती है। उन 81 सब्जेक्ट में जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं, CSIR का अलग पैटर्न होता है साइंस का, लेकिन जो आर्ट के सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में फर्स्ट जो पेपर है ये कॉमन होगा। इस फर्स्ट पेपर के अंदर क्या होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सेकंड पेपर होगा जो उसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, ये 200 नंबर के होंगे। इसके लिए टाइम जो अलॉटेड है वो 3 आवर्स रहेंगे। लेकिन इसमें आपको बात ध्यान रखनी है, पहले ये दोनों जो पेपर हैं अलग अलग सेशन में होते थे, अब ये दोनों पेपर सेम सेशन में, एक ही सेशन में होंगे। एक ही सेशन में होने का मतलब हुआ कि आपके पास थोड़ी टाइमिंग मैनेजिंग होती है, उसमें थोड़ी इजी रहेगा आपके लिए ये। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें, ये CBT बेस्ड होगा। CBT का मतलब फुली कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जब एग्ज़ाम में आप बैठने के लिए जाएं तो उससे पहले थोड़ा प्रिपेयर होकर जाएं, मॉक टेस्ट कर लीजिएगा कंप्यूटर पर। थोड़ा कंप्यूटर के पास जाकर यदि नॉलेज है तो बहुत बढ़िया बात है, और नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का तो एक बार आप जाकर थोड़ा सबमिट करना, ऑन करना, ऑफ करना सीख लोगे, उतने से अपना काम चल जाएगा। किस तरह से वापस पिछले पेज पर जाया जाता है, किस तरह से में पेज अगले पेज पर जाया जाता है, इस तरह से आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा। बाकी ये काफ़ी इजी रहता है, ऑफलाइन से टाइम सेविंग भी होता है अपने लिए। तो इसके लिए आप फुली मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। नंबर 1, इसमें आप किसी तरह का विचलन न लेकर आइएगा भी ऑनलाइन पेपर होगा तो उसमें मुझे परेशानी होगी, 1% भी आपको परेशानी नहीं होगी। और यदि आप पहले एक मॉक टेस्ट इसका करके देख लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ईजी भी रहेगा। और दूसरी बात यह है, वो जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी देगा। अब हम बात करते हैं भी इनकी तैयारी कैसे करें। यदि आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो फर्स्ट पेपर, इस फर्स्ट पेपर पर आपको फुली कंसंट्रेट करना होगा, फुली फोकस करना होगा। यदि आपका फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन के आसपास ठीक हो जाते हैं या अबव 40 आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपका 100% नेट क्लियर हो जाएगा। नेट क्लियर होने के लिए आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, सेकंड पेपर पर फोकस करते हैं, लेकिन इस सेकंड पेपर पर फोकस करने से नेट क्लियर नहीं होगा। आप यकीन मानिएगा, यदि आपका फर्स्ट पेपर बहुत बढ़िया गया है, उसमें आपके 40+ क्वेश्चन ठीक है, आप 50 में से 40 क्वेश्चन ठीक है, तो आपका ज़रूर नेट क्लियर हो जाएगा। तो आपको पहली बात जो फोकस करनी है वो करनी है पेपर फर्स्ट पर। और जो दूसरी है पेपर सेकंड, इसकी कैसे तैयारी करनी है वो भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट पेपर के बारे में एक बार थोड़ा सा आपको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये जो पैटर्न है आपका, एग्जाम पैटर्न रहता है, इसके अंदर देखिए फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। पेपर सेकंड होगा आपका, उसी सेशन में होगा, सेम डे सेम सेशन में होगा आपका, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। ये जनरल होगा, सभी के लिए सामान्य पेपर होगा। ये जो है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन होगी इसके अंदर, जो सब्जेक्ट आपका जैसे हिंदी है, पोल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, इको है, जिस सब्जेक्ट में आप जा रहे हो उसी सब्जेक्ट के आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 150 क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिलेंगे।
इसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक ठीक होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। CSIR में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन आर्ट स्टूडेंट्स के लिए इसमें कोई किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये कुल 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। अब बात ये रहती है भी इनमें से हम कितने मार्क्स लें तो लगभग क्लियर कर जाते हैं, नेट क्लियर हो जाता है। प्रत्येक सब्जेक्ट की यदि आप देखते हैं, SC या रिजर्व कैटेगरी है वो रहती है 50 के आसपास, 52 53 के आसपास नेट क्लियर हो जाता है। इनमें से यदि हम 52 या 53% नंबर्स लेते हैं, मार्क्स लेते हैं 300 में से, तो अपना जो नेट है वो क्लियर हो जाता है। और यदि आपके 60 के आसपास क्लियर हो जाते हैं तो आपका नंबर आते हैं आपका, तो आपका JRF क्लियर हो जाएगा 60 के आसपास, 60% के आसपास प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर। इसीलिए आपको हम कह रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया था, यदि आप इस पेपर फर्स्ट के अंदर आकर देखते हैं तो इस पेपर के अंदर मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन ठीक किए हैं और इसके अंदर आपके नंबर आ गए। 40 क्वेश्चन ठीक करने का मतलब हो गया 80 नंबर हो गए, इसके 80% हो गए। अब इसके अंदर यदि आपके 50% भी आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है 50% आना सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि 30 या 40% क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी लेवल रहता है उनका। तो इसमें यदि आपके 40 क्वेश्चन ठीक है तो आपका 100% नेट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें से 100 आगे 80 इसके अंदर आगे तो 180 या 175 के आसपास नेट क्लियर होने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पेपर फर्स्ट पर कंसंट्रेट करना है, अपने को फोकस करना है। अब पेपर फर्स्ट की हम तैयारी कैसे करेंगे, पेपर सेकंड की तैयारी हम कैसे करेंगे, टाइम मैनेजिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप टाइम मैनेजिंग के बारे में देखिएगा। जो 3 आवर्स होते हैं उनमें पेपर जो फर्स्ट है ये मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग होता है। आर्ट में पेपर सेकंड में ज़्यादा मायने नहीं रखता टाइम, ये बहुत इजीली कवर कर जाते हैं थोड़ी सी समय में ही आप, क्योंकि 4 ऑप्शन है और वो उसमें कोई सवाल या रीजनिंग हमें हल नहीं करनी होती, तो इसमें ज़्यादा टाइम हमें नहीं चाहिएगा। आप टाइम सेव रखिए सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स के सवाल भी निकालने होते हैं, परसेंटाइल के सवाल भी निकालने होते हैं, इसके अंदर हमें जो स्टेंजा है उसके भी आंसर देने होते हैं, रीजनिंग हल करनी होती है। तो जो ये फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर पर आपको फोकस करना है। अब हम ये कंप्यूटर बेस्ड हमने बार बार यहाँ भी लिखा है, ये यहाँ भी लिखा है CBT ऑनलाइन पेपर होगा, इसके ऊपर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। UGC जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एक तो दिसंबर में और एक फिर जुलाई में। तो दोनों ही बार, कई बार ये गलतफहमी हो जाती है भी दिसंबर वाला इजी होता है, जुलाई वाला टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि अपनी प्रिपरेशन सही है तो एकदम ओके जाएगा। अब इनकी तैयारी हम कैसे करें, किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें आने की संभावना होती है, वो हम आपको बता रहे हैं। हिंदी स्टेंजा आएगा 5 नंबर का, एक स्टेंजा दिया होगा और जिसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, उस स्टेंजे में से क्वेश्चन अपने को निकालने होंगे। तो इसके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बात आप और देखिए, ध्यान रखिए, आप पिछले जो पेपर हैं उन पिछले पेपर्स की जो बुक हो या नेट से वो डाउनलोड कर लीजिए, उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और पिछले क्वेश्चन की स्टडी कैसे करनी है फिर प्रीवियस पेपर्स की, वो हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे भी क्वेश्चन की स्टडी किस तरह से की जाती है। तो हिंदी स्टेंजा, मान लो आपने 10 क्वेश्चन पेपर या 20 क्वेश्चन पेपर ले लिए, उनके यदि स्टेंजा आपने हल किया, साथ में टाइम आपने नोट किया भी कितना टाइम लगा और कितना मेरा जो ठीक परसेंटेज है, क्वेश्चन जो सही आ रहे हैं वो कितना % ठीक आ रहे हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपके लेवल का, और इससे अपने को काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। दूसरा मैथमेटिक्स स्टेंजा आएगा, एक स्टेंजा दिया होगा जिसमें हमें परसेंटेज निकालनी होगी, कंपैरिजन करना होगा भी जैसे 2 सालों में जनसंख्या वृद्धि है, कौन से साल में इसकी परसेंटेज अधिक रही, कौन से साल में कम रही, वृद्धि दर कितनी रही। तो ये मैथमेटिक्स का स्टेंजा, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो दोनों हैं ये 10 नंबर, सभी बच्चे यदि थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये 20 नंबर आपके आ सकते हैं। ये 10 और 10 5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 20 नंबर आप ये इजीली ले सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये इन पर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ये आपको मिलेंगे। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका टाइम सेविंग होगा, टाइम आपकी बचेगी। एक आप क्वेश्चन जब हल करो तो उनके ऑप्शन
सारे के ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही निशान लगाएं। कई बार हमें शुरू में जब हमने देखा ये ऑप्शन वही आंसर हमें लगता है भी आंसर यही है, इसका हम निशान लगा देते हैं और आगे वाले पढ़ते नहीं, तो कई बार आगे वाला उसका आंसर मिलता है। एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नेशनल लेवल का कंपटीशन है ये। इसके बाद हम करते हैं ईवीएस। ईवीएस के अंदर जो पर्यावरण के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसकी आप तैयारी कहाँ कहाँ से करेंगे? इसमें जैसे अपने ग्रेजुएशन में ईवीएस की बुक है, या फिर राजस्थान में ग्रेजुएशन की में ईवीएस की बुक आती है, जिसमें सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें वो उसमें और एक कंप्यूटर की भी वहाँ बुक आती है, जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं सारे। कंप्यूटर और दोनों के लिए वो किताबें काफ़ी बेस्ट है। बड़ी किताब नहीं है, महंगी भी नहीं है, 30-40 रुपए की आ जाएगी एक किताब, और उसमें क्वेश्चन बहुत छोटी किताब है, सिर्फ मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए आंसर के साथ। तो वहाँ से आप ईवीएस के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और ग्रेजुएशन की अपने हरियाणा में जो के यूनिवर्सिटियाँ, जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी ग्रेजुएशन की बुक्स है ईवीएस की, वो भी काफ़ी इसके अंदर लाभप्रद है। ईवीएस के क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब जो फर्स्ट पेपर जो है इसके अंदर 30% क्वेश्चन है, वो तो काफ़ी इजी मिलेंगे, और जो इससे थोड़े से अलग है उनमें हमें थोड़ी तैयारी करनी है। अब जो 5 क्वेश्चन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के इसके अंदर आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब इसमें आप देखिएगा भी टीचिंग मेथड्स कौन से हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, कौन सा मेथड्स बच्चे के लिए बढ़िया रहेगा। जैसे बीएड के अंदर इसकी बुक्स मिलेगी, वो बीएड के अंदर मिल जाएगी अपने को, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनके पास टीचिंग एप्टीट्यूड की। या जो सीटेट का की बुक्स है उसके अंदर भी टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी बढ़िया दिया गया है। जैसे टीचिंग स्किल्स कौन सी है, कहाँ पर कौन सी टीचिंग स्किल्स अप्लाई की जाएगी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। आईसीटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में, ये तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। ये आईसीटी आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं इसके क्वेश्चन, जैसे यूजीसी नेट लेवल आईसीटी क्वेश्चन से आप लिखेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा, या फिर बुक्स जो आप नेट की लेंगे उसके अंदर भी होगा इसका एक पार्ट, उनमें से ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कोई ज़्यादा गहराई से इसका अध्ययन करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो रिसर्च एप्टीट्यूड है इसमें दोनों ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब रिसर्च जो एप्टीट्यूड है इसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहे हो, या फिर इसमें सोशोलॉजी से एमए कर रहे हो, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में तो, या फिर आप एजुकेशन से एमए कर रहे हो, इन वैसे तो लगभग सभी एमए के अंदर एक रिसर्च का पेपर लगता है, रिसर्च मैथडोलॉजी का। उसकी आप अच्छी तरह स्टडी कीजिएगा, उन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन। अदरवाइज़ यदि आप देखना चाहें तो ग्रेजुएशन के अंदर सोशोलॉजी के अंदर बीए सेकंड में एक बुक्स है रिसर्च एंड मैथडोलॉजी, उस किताब से भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होगा, जो अनुसंधान है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी अनुसंधान की विधियाँ हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। थेसिस क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो वो काफ़ी इतना मुश्किल नहीं है, नेट के आप बुक्स लोगे उसमें से भी ये क्वेश्चन निकल जाएंगे, और काफ़ी इजीली आप ये कर पाएंगे क्वेश्चन। थोड़ी सी स्टडी आपको इसकी एक बार करनी है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, जो ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन। इसके अंदर जैसे आपको स्टडी इसमें करना है, यूनिवर्सिटी कितनी है अपने इंडिया के अंदर, स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी कौन सी है, सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी कौन सी है, और जैसे यूजीसी है वो ग्रांट देती है, किस आधार पर ग्रांट्स देती है, कौन सी यूनिवर्सिटियों को, स्टेट को, प्राइवेट को, तो उस सभी के बारे में हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसमें हायर एजुकेशन की पॉलिसीज़ क्या है, इसके अंदर आप SCRT NCERT इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाइट, SCRT NCERT, पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है, मूल्यांकन आदि इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये आप नेट से सर्च कीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन निकालिएगा, या नेट की जो बुक्स है वो लीजिएगा। एक कई बार क्वेश्चन बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, जी इसके लिए बुक्स कौन सी महत्वपूर्ण रहेगी, तो इसके लिए मैं आपको कोई स्पेशल बुक रेफ़र नहीं करूँगा। जैसे जो रीजनिंग वगैरह इसकी बुक्स तो मार्केट में अवेलेबल है ही, बाकी जो है वो एमए की बुक है आपकी, वो काफ़ी सफिशिएंट होती है। वो हम सेकंड पेपर कैसे अटैम्प्ट करें उसके अंदर आपको बताएंगे। रीजनिंग है, अब रीजनिंग के अंदर आपको क्वेश्चन करने होंगे, इसके अंदर आप वर्बल रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर जितने भी क्वेश्चन है वो वर्बल रीजनिंग के पूछे जाते हैं। वर्बल रीजनिंग का मतलब जैसे दिशा दूरी वाले हो गए, एक रक्त संबंध वाला भी एक क्वेश्चन इसमें आता है, और वेन आकृति वाले हो गए, तो इस तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन हो गए, कथन और पूर्व कथन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप उनको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। जनरल कंप्यूटर साइंस,
जनरल कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक दो तो शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं, जैसे लैन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, वैन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, WWW की शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो ये जनरल कंप्यूटर साइंस की क्वेश्चन होंगे। इसके लिए मैंने आपको बुक्स बताई थी राजस्थान के अंदर। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो जनरल कंप्यूटर की ग्रेजुएशन में लगती है, सभी कक्षाओं में कंपलसरी है ये। तो उसकी एक छोटी सी किताब है, उसमें से आमतौर पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, और पिछले क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे उसमें से रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। इसके बाद जो 10वां टॉपिक है अपना, ये जीके एंड पॉलिटिक्स। जीके एंड पॉलिटिक्स का मतलब है जनरल जीके, कोई ज़्यादा गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य सी बातें आती है, करंट जीके की बात पूछी जाएगी। और पॉलिटिक्स का क्वेश्चन जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो 10 पार्ट्स थे और प्रत्येक पार्ट्स में से 5-5 क्वेश्चन हमने किए थे, तो इन 10 पार्ट्स में से प्रत्येक में से 5 किए, 50 क्वेश्चन हो गए। अब इन 50 क्वेश्चन में से आप मोर देन 40 इजीली कवर कर पाते हैं थोड़ी सी तैयारी करने के बाद। यदि आपने मोर देन 40 कवर कर दिया, फिर आपका सेकंड पेपर मायने नहीं रखता, आपका 100% टेस्ट है वो क्लियर है हो जाए, क्योंकि सेकंड पेपर हमने पीजी की है, तो उसकी जनरल तो अपने को अवेयरनेस है ही, तो वो पेपर हम इजीली 50 या 55% नंबर तो उसमें अपने आ ही जाते हैं, तो अपना जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप फोकस करेंगे इन्हीं 10 पॉइंट्स के ऊपर। इसके अलावा लगभग ये कवर कर जाएंगे सारे। इसके अलावा यदि आप देखना चाहो तो एक कम्युनिकेशन का टॉपिक है, वो अलग से होता है, वो अच्छी तरह से पढ़िएगा। एक दो क्वेश्चन कई बार कम्युनिकेशन संचार वाले टॉपिक से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट पेपर है इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, फर्स्ट पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम चलते हैं हाउ टू स्टडी। अब जो प्रीवियस पेपर है उनकी हम स्टडी कैसे करें, क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस, उनकी स्टडी हम कैसे करें। अब देखिए हमने एक पुस्तक ली, ये जो पुस्तक का नाम यहाँ पर दिया गया है, हु रोट द, मान लीजिए क्वेश्चन आता है अपने, हु रोट द बुक पॉजिटिव फिलोसफी। ये पॉजिटिव फिलोसफी किताब है, ये किसने लिखी है। अब ये क्वेश्चन मान लो नेट के प्रीवियस आप पेपर पढ़ रहे हो और उसके अंदर है, तो इसके अंदर देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इमाइल दुर्खीम, अगस्त काम्टे, MN श्रीनिवास और कार्ल मार्क्स। अब इसका जो राइट आंसर है वो होगा, जो ये पुस्तक है इसका राइट आंसर होगा वो होगा अगस्त काम्टे। अब इसका मतलब यदि आप पिछले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसका केवल यहाँ तक स्टडी नहीं करनी है आपकी। अब इस क्वेश्चन प्रीवियस पेपर पढ़ने का तरीका क्या होता है वो आप देखिए। इसमें आप लिखें देखेंगे भी इमाइल दुर्खीम है, पहले तो अगस्त काम्टे के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे भी अगस्त काम्टे कौन थे। ये देखो सोशोलॉजी का क्वेश्चन मैंने उठाया है, प्रत्येक सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगस्त काम्टे के बारे में पहले इन राइटर्स के बारे में आप ये देखेंगे इनका देश कौन सा है। जैसे अगस्त काम्टे का देश कौन सा हुआ, फ्रांस हुआ। ये क्या थे, जो समाजशास्त्र के जनक थे। इन्होंने 1838 में सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी पॉजिटिव फिलोसफी। इसके अलावा इसने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक भी लिखी थी, और इन्होंने समाजशास्त्र के जो मानव का विकास है उसके 3 स्तर का जो महत्वपूर्ण नियम है वो भी दिया था। तो अगस्त काम्टे के बारे में ये जानकारी हासिल की, और इसके बाद हम ये कहते हैं प्रत्यक्षवाद के ये जनक थे। इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखना चाहते थे, विज्ञान बनाना चाहते थे, इसलिए इसको समाजशास्त्र को पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम रखा था। फिर क्या पढ़ेंगे, इमाइल दुर्खीम के बारे में पढ़ेंगे भी। दुर्खीम कौन थे, तो दुर्खीम भी फ्रांस के रहने वाले थे, अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी थे। जो काम इसका पेंडिंग रह गया था विज्ञान बनाने, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का, उस काम को इन्होंने आगे बढ़ाया था इमाइल दुर्खीम ने। ये भी फ्रांस के रहने वाले थे, और दुर्खीम ने महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, और इन्होंने सुसाइड पुस्तक लिखी थी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी थी। तो ये इसके बारे में हमने अच्छी तरह से देखा। फिर हम पढ़ेंगे MN श्रीनिवासन भी। MN श्रीनिवासन है, ये भारतीय राइटर है, भारतीय समाजशास्त्री है। इन्होंने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जो काफ़ी प्रसिद्ध थी। इसके अलावा इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा के जनक भी माने जाते हैं ये। फिर हम देखें कार्ल मार्क्स कौन थे भी। कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे। ये साम्यवादी व्यवस्था के समर्थक थे, पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। इन्होंने वो नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बेड़ियों को तोड़ डालो। और इसके अलावा इन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, दास कैपिटल, इस तरह की महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी। कहने का मतलब है जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो तो उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उन केवल आंसर पर फोकस नहीं करना है अपने को, उन 4 क्वेश्चंस के ऊपर आपको डीपली फोकस करना है। उन 4 क्वेश्चन चारों जो ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यदि इस तरह से आप प्रीवियस पेपर की स्टडी करते हो तो 4 या 5 पेपर यदि आप स्टडी कर लेते हैं इस तरह से, तो वो बहुत लाभदायक होते हैं आपके। इसी तरह से फर्स्ट पेपर है, उसकी फर्स्ट पेपर के लिए क्वेश्चन है उनकी आपको स्टडी करनी है। अब हम बात करते हैं भी सेकंड पेपर की स्टडी कैसे करें।
जो आपका सेकंड पेपर है, सब्जेक्ट का पेपर है, उसके अंदर आप क्या किए, जैसे जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है और वो कॉलेज प्रोफेसर बनना है कि उनके अंदर उन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करें, जैसे पीजी के अंदर जाते हैं या जब भी उन्होंने मन बनाया जिस दिन से, उसी दिन आप नेट का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप स्टडी शुरू कर दीजिए। नेट से क्वेश्चन पढ़िए आप उस टॉपिक के, और साथ साथ में जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की किताब है उसमें से आप क्वेश्चन पढ़िए। और पीजी के अंदर जब आप जाते हैं तो पीजी के अंदर भी आप उन क्वेश्चन सिलेबस नेट का आपके पास होना चाहिए, उनमें से जो जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक आप साथ साथ में उनको पढ़ते रहें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हल करने की करेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सेकंड क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको उसमें भी देखने हैं। सब्जेक्ट के अंदर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जिन्होंने पीजी कर रखी है, जो स्टूडेंट्स पीजी कर रखी है और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जैसे एक इस सब्जेक्ट जो अपना सब्जेक्ट है इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, प्रतियोगिता दर्पण या प्रतियोगिता साहित्य की एक वार्षिकी बुक आती है। जैसे वार्षिकी पोल साइंस की भी मिलेगी, पब्लिकेट की भी मिलेगी, सोशोलॉजी की मिलेगी, ज्योग्राफी की में, हिंदी की, सभी सब्जेक्ट की वार्षिकी आती है। वो किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। उस बुक्स के अंदर क्या होता है, लास्ट के अंदर कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, जैसे कोटेशन किसकी कही हुई है, या ये सिद्धांत किसका दिया हुआ है, या वो राइटर है उसकी मुख्य किताबें कौन सी हैं। तो वो सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है इस नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ज़रूर स्टडी कीजिए क्या 2 सालों की। और सेकंड पेपर के लिए आप अप टू ग्रेजुएशन से एमए तक के सारे पॉइंट क्लियर करेंगे, पिछले पेपर हल करेंगे, और इस पर इतना फोकस तो करें, लेकिन फर्स्ट पेपर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब इसके साथ साथ आपको पॉजिटिव रहना है, हर बार सिर्फ आपको इसको थोड़ा डेडिकेट भी इसके प्रति रहना है, और समर्पण भी आपको करना है। सिर्फ एक बार जब आपने इसके प्रति सोच लिया भी मुझे ये करना है, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो वेट मत कीजिए, आज से अभी से जुट जाइए इसमें। जैसे मैंने कहा है वैसे यदि आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली जो ये नेट है क्लियर हो जाएगा। आप सबको बेस्ट ऑफ द विशेज़। यदि आप कोई सुझाव देना चाहें, कमेंट करना चाहें, आप कर सकते हैं, और वो आपकी बात है, वो उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे इम्प्रूव भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।